मैं सर 2012 से पढ़ा रहा हूँ। ये तो भला हो कोरोना का कि आप मुझे जानने लग गए, बाकी मैं ये सेम काम 2012 से कर रहा था। 2012 से सुबह 7 से 7 तक सांगा कुंभा ही करता हूँ मैं सारे दिन। मेरी क्लास में बैठने वाले 400 बच्चे और वैसी-वैसी 10 क्लासों में जाके मैं सर पढ़ाता और सब बच्चे मेरी तारीफ़ ही करते और सब कहते सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लेकिन बाहर कोई जानता ही नहीं था आपको। लेकिन जब कोरोना आया, तो शुरू-शुरू में हमें बड़ा अजीब लगा और हमें कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाओ। लगा यार ऑनलाइन कैसे पढ़ाएँगे? क्लास सामने बैठी नहीं और कैमरे के सामने जाके खुद ही हँसो और ये मन में सोचो कि सामने वाला भी हँसता होगा। ये तो बड़ा अजीब रहेगा यार। और फिर हमें और लगा कि यार अपने तो क्लास में कई चलता हुआ बातें भी कर जाते हैं। जो लगता है कि यार क्लास में तो बच्चों के सामने चल जाती है। किसी बड़े आदमी के सामने जाएगी तो लगेगा कि यार क्या ठेठ मूर्खों जैसी गाँव की सी बातें करता रहता है। और ये बातें ये क्लास में ही लोग पढ़ाते हैं। इसलिए शुरुआत के कुछ वीडियो में बड़ा डर-डर के पढ़ाया। वो शुरुआत वाले मेरे वीडियो आप देख लो तो आपको यूँ लगेगा जैसे कि थप्पड़ मार के जबरदस्ती खड़ा कर दिया। धीरे-धीरे थोड़ा भय खुला। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हमने कहा कि जो बच्चे कोरोना में कई बच्चे तब भी नहीं आए ऑफलाइन शुरू हो गई। तो जो बच्चे घर बैठे हैं उनको हम क्लास वाली ऑफलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन देंगे। क्लास में जब बच्चे आए तो मैं जब बच्चों के सामने वापस बोलने लगा तो मेरा थोड़ा जो रिदम फ्लो था, जो नेचुरल फ्लो था, नेचुरल फ्लो आया मेरा निकल के सामने। और तब मुझे पता चला कि यार अपने जो ये देसी कहानियाँ सुनाते हैं लोगों की ये ही समझ में आती है, बाकी तो समझ में नहीं आता है कुछ। आज सुबह ही एक मेरे को साथी उन्होंने कोचिंग खोल रखी है, मैं उन बच्चों से चर्चा कर रहा था तब मैं कह रहा था कि मेरे को जब आजकल लोग आके कहते हैं कि सर हमारी मम्मी और पापा आपकी वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है कि यार इससे उपलब्धि क्या होगी कि तुम पढ़ने वाले तो देखते ही नहीं हो, वे देखते हैं जिनका पढ़ाई से जिनका पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है कोई, वो वीडियो देख रहे हैं। मुझे मेरे साथ में मैम पढ़ाते हैं तो सीनियर है काफी, तो वो दीदी मेरे को एक दिन बोले कि मेरी मम्मी कौन या हमारे परिवार को ये लगता है कि आपको तो चौथ की कहानी भी आती है और महिलाएं जब चौथ का व्रत करती है तो आपसे कहानी सुन के खोल सकती है व्रत। क्योंकि आजकल लोगों को चौथ की कहानी नहीं आ रही है। तो मेरे से मैं क्लास में उदाहरण भी देता और देता। एक किसी यूँ आपकी तरह बच्चों से कहीं चर्चा करने के लिए गया हुआ था, वहाँ मैं सर के बारे में बोला और मैंने कहा कि मैं अक्सर क्लासों में बोलता रहता था कि यार मैंने जो सीखा कि अक्सर लोग पढ़ा है, तो मोबाइल डाटा ऑफ रखा करो। मोबाइल आपकी बातें सुनता है। आप जब किसी से फ़ोन पे बात करते हो, तब भी अपना मोबाइल डाटा ऑफ रखा करो। ये पुनः आपकी बातें सुन आज सुबह ही उदाहरण दे रहा था, पुनः है। आप कभी किसी दोस्त से बात करना फ़ोन पे तो मोबाइल डाटा ऑन रखना और उस दोस्त से आप ये बात कर लेना, कि यार जूते खरीदने और कौन-सी कंपनी के जूते अच्छे आ रखे हैं, इस टाइप की कोई 10-15 मिनट आप बात कर लें। आप यकीन मानिए अगले 4 दिन तक एडिडास, रिबॉक और पूमा तीनों आपको मैसेज दिखाएँगे। हो सकता है एडिडास वाली लड़की आपको फ़ोन करे और फ़ोन करके 40% ऑफ हम दे रहे हैं, हमारे पास में आना। ये मोबाइल इतनी तक आपकी बात सुन एक उदाहरण तो वो लुगाई किसी की है, लिपस्टिक दिलाते हम घूम रहे हैं उसको। अब मैं यूँ बोला तो ऑफलाइन बैच में तो क्या होता है बच्चों की हिम्मत नहीं होती सामने वापस बोलने की, बच्चे हँस के रह जाते हैं। ऑनलाइन के अंदर बच्चे को पता है, नाम तो अजीब-अजीब से नाम लिख के रखते हैं, पापा की परी, तो मम्मी की लाडो टाइप के ऐसे कुछ नाम लिखे हुए। हाँ, या कोई खूंखार बंदा, तो किसी एक एक बंदे ने उधर से कमेंट किया कि सर क्या बात है लिपस्टिक आज तो सुबह-सुबह। तो जैसे उसने ये बात की तो मैं वापस बोल गया। मैंने कहा हाँ यार, ये उसने मैंने लिपस्टिक का उदाहरण दे दिया क्या? चलो तो दूसरा कौन-सा दूँ? इतने में एक कोई हाथों-हाथ बंदे का दूसरे का आया। सर वैसे लिपस्टिक कितने रुपए की आती है आपको पता है क्या? मैं उससे वापस बोला कि नहीं यार क्या पता कितने की आती है। इतने में नीचे किसी का वापस आया। सर लैक्मे की लिपस्टिक 835 रुपए की आती है। वो क्या बात करते हो लिपस्टिक इतनी महँगी? कुल मिला के लिपस्टिक पे चर्चा चली 5-6 मिनट। ऑनलाइन था, कमेंट आ रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। धीरे-धीरे बच्चों को पढ़ाना था कि घर बैठे हैं, बच्चों को वापस ऑफलाइन आएँगे तब पढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा कोर्स करवाना नहीं था। तो यूँ बात हो गई, नॉर्मल बातचीत। क्लास के बच्चे थे, वो मुझे समझते थे कि सर ने बोल दी मज़ाक में बात बोल आप यकीन नहीं करेंगे मेरे मोबाइल का डाटा ऑन था, मोबाइल सामने पड़ा था, अगले 3 दिन तक मोबाइल पे लिपस्टिक के ऐड आए। मैं मैं यदि उनको फ़ोन कर सकता तो मैं कहता उनको कि मैं सर्वथा अयोग्य पात्र हूँ जिसको आप ये मैसेज कर रहे हैं। ना मैं लगा सकता हूँ, ना दे सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ बंद कीजिए इसको। इसलिए आप भी जब पढ़ें, तब मोबाइल साइड में रखें। आपकी स्वतंत्रता, आपकी सीखने की तमाम क्षमताएँ ये मोबाइल खा गया है। ये खूब सारी चीज़ें देता होगा, इसके बिना भी जीवन नहीं है। ऑनलाइन स्टडी ने जीवन को इतना सरल किया जिसकी हद नहीं। पर फिर भी जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करें, तब इसको साइड में रखें। मैं अक्सर सर की एक बात का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता रहूँ, तो पता नहीं सर अब जो क्या हुआ है?
हम सुबह से लेके शाम तक यत्र-तत्र की बातों से इतने ज़्यादा बंधे हुए रहते हैं कि सारा दिन दिमाग में तो वो चलता है। अब पढ़ाई दिमाग के अंदर कैसे ला पाएँगे? और नोटिस किया, स्टूडेंट एक बड़ी गलती करता है। आप सुबह की शुरुआत जब भी करते हैं, कितने बजे से करते हैं? व्हाटएवर आप 6 बजे उठते हैं, आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। मैं कतई नहीं कहूँगा कि आप सुबह-सुबह उठ जाया करें, जल्दी उठ जाया करें। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे आपको मान्य करे, वैसे कर लिया जाए। हो सकता है आप बूढ़ा केस हो, रात को सोते ही नहीं हो, पूरी रात ही पढ़ते हो, सुबह उठ के सोते हो आप। जैसा आपका क्लॉक है वैसे। पर यदि मान लो मैं एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या लेता हूँ कि कोई बंदा 10-11 बजे सो जाता है, तो 6 बजे उठ जाए। आप एक कोशिश करके देखना अगले कई दिनों तक। आप सुबह 6 बजे उठे, उठते ही पानी मारे आँखों पे। अगले 1 घंटे तक बिना किसी से बोले, बिना किसी से कोई बातचीत किए, बिना मोबाइल देखे, बिना कोई दूसरा काम पढ़ लेना 1 घंटे और ऐसा काम 6-7 दिन करना। आप देखेंगे कि उस 1 घंटे में क्योंकि दिमाग खाली है। हम सबसे बुरा ये करते हैं कि सुबह उठते ही या तो अपने रूममेट के साथ में इधर-उधर की बातें करते हैं या मोबाइल छेड़ लेते हैं सुबह उठते ही और इससे भी बुरा काम करते हैं कि हम अखबार पढ़ लेते हैं। अखबार सर की शक्लें अच्छी लगी, जिन सर का व्यवहार अच्छा लगा, वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगा, भले वो सब्जेक्ट कितना ही खराब था। और जिन सर की शक्लें अच्छी नहीं लगी या जिनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा या जो अपने को खोड़ने लगे, वो सब्जेक्ट भी नहीं आया, भले ही उन सर ने कितना ही अच्छा पढ़ा दिया। सर बुरा नहीं मानेंगे, गणित और अंग्रेजी वाले मास्टर कभी अच्छे नहीं लगे। उल्टा अपने ये सोचते थे कि ये बीमार क्यों नहीं होते? मैंने अक्सर देखा कि सामाजिक वाले सर, हिंदी वाले सर बीमार होके 2 दिन की छुट्टियाँ भी ले लेते, उनकी रिश्तेदारी में शादियाँ भी होती थी। इन दोनों टीचर की रिश्तेदारी में भी शादियाँ नहीं होती। ये बीमार भी नहीं होते, ये डेली आ जाते हैं। अपने को कभी उतना है और इनमें भी छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं उनमें किसी एक क्लास में इंग्लिश के सर अच्छे आ गए, मैथ्स के सर अच्छे आ गए, वो क्लासें बहुत वो सब्जेक्ट भी बहुत। इसका मतलब किसी क्लास के अंदर मोटिवेट करने के लिए गए तो एक बच्चे ने पूछा कि मैम कभी-कभी आप डिप्रेस नहीं होते थे? आपको नहीं लगता कि पढ़ाई नहीं हो रही है, छोड़ दूँ? कहा हाँ, होती थी। और ऐसा लगता था। तो मैम आप क्या करते थे? बच्चों को लगा मेरी प्रॉब्लम और मैम की प्रॉब्लम सेम है। तो मैम आप क्या करते थे? मैम ने कहा वही मैं घंटे भर तक किताबें बंद कर दिया करती थी, बाद में उठा लेती उसने। अच्छा, घंटे भर ही करते थे? क्या भाई तो 10 दिन तक फ़ील ले लेता है पूरा इस बात का। तो और लगता है कि यार जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी एक अलग लेवल की पॉजिटिवनेस होती है। वो लोग एक अलग लेवल पे जाके सोचते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखा जाए। और एक ये तो हमेशा ही रखिए, नेगेटिव चीज़ों से जितने दूर रह सकते हैं उतने दूर। ओढ़ला-पंथी जितनी छोड़ेंगे उतनी चीज़ सर के कोई एक दोस्त और ऐसे कहते हैं कि भाई 4 दिन तक मेरा मौन व्रत है। तो रूम के बाहर पर्ची लगी कि 4 दिन तक मैं किसी से बातचीत आस-पास के दोस्तों को पता होती है कि 4 दिन अगले का मौन व्रत है तो अपने क्यों बोले जाके? अपने जैसा कोई एक आधा होता है उसको लगता है कि यार मौन व्रत है तो है। आधे घंटे के मनोरंजन क्या लगता है? पूरे दिन थोड़ी पड़ता है कोई। आप गए, आपने रूम नॉक किया तो बंदे ने रूम खोला, रूम खोलते ही कहा कि मेरा मौन व्रत है। आपने कहा हाँ यार, पर किसको पता चल रहा है और कोई थोड़ी अकेले तो आधे घंटे गप्पे मारते हैं, चला जाऊँगा, चाय पीते हैं, रूम बंद कर दिया बस भग। आप होते तो आप शायद ये भी कर सकते थे कि नहीं यार दोस्त चला के आया था, थोड़ा टाइम तो उसको देना ही चाहिए। आप ये भी कह सकते थे कि एक दोस्त आ गया, इसको तो बात कर ही लूँ, मैं बातचीत नहीं। उन्होंने नहीं। उनकी आरएस में 5th रैंक थी, आईएएस में 5 रैंक। भारत के सबसे ईमानदार जिला कलेक्टर में से एक ईमानदार आईएएस में बलभद्र सिंह। आप जब ईमानदार होते हो अपनी पढ़ाई के प्रति, सब चीज़ों के रिजल्ट हमने ये मौन व्रत और ये सब रखना ही बंद हालाँकि जब मैं लोगों को कहता हूँ हाँ, मैं समझ गया था। इनका कहना है कि भई ये तो कोई फ्रेशर तैयारी करता है और फ्रेशर तैयारी करता है तब उसको लगता है यार मैंने तो अभी तैयारी शुरू की। एक उसके अंदर एक भैया है जो बर्फानी बाबा हो चुके हैं, है ना? 4-5 साल से उसी के अंदर लगे हुए हैं, तो उसको लगता है यार इस भोमिये के सामने तो अपनी पार कैसे ही पड़ेगी, है ना? कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर चीज़ है। मैं एक फर्स्ट ग्रेड हम वहाँ कभी आरएस, आईएएस को पढ़ाते हैं, कभी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड इनको नहीं पढ़ाते, मास्टरों को नहीं पढ़ाते। हमें लगता है यार मास्टर खोड़ले होते हैं। हर बात में छोटा-छोटा निकाल के लाएँगे। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तो और खोड़ली-पंती करते हैं बाद में। गहरा गड्ढा कहाँ पे है? ऊँचा पहाड़ कौन-सा है? इसकी ऊँचाई 2 मीटर कम है, इसकी मृद ऊँचाई 2 मीटर ज़्यादा है। आरएस, आईएएस वाले बच्चे इतना लोड लेते ही नहीं, कि है तो है, सर ने कह दिया तो कह दिया। एक बार को फर्स्ट ग्रेड का बैच बना लिया। बैच बना लिया तो दिलीप सर ने थोड़े दिन पढ़ाया, सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, फिर मुझे कहा तू चला। मैं नहीं जाऊँगा। उधर वो सारे नेट जेआरएफ किए हुए, एमए किए हुए बैठे हुए लोग हैं। ज़्यादातर कोई सेकंड के, थर्ड के टीचर हैं और मैं उनको क्या हिस्ट्री पढ़ाऊँगा? मुझे इतनी हिस्ट्री थोड़ी आती है। सर ने कहा राजवीर ये पूरा आत्मविश्वास का खेल है। जब तू वहाँ पे जाके खड़ा हो तब ये सोचना कि मेरे से ज़्यादा इतिहास किसी को नहीं आता। मैं अंतिम पैगंबर हूँ, मेरे बाद दूसरा कोई पैगंबर नहीं आएगा।
तो बाजार में ऐसी कोई पुड़िया मिलती होती रही है। माँ सरस्वती अपना ऋण कभी भी नहीं रखती, तो किसी ना किसी वे के अंदर आपके पास 2010 में वहां हमारे साथ कोचिंग करने के लिए एक बंदे आए, ऑलरेडी ग्राम सेवक लगे हुए सर। साथ वालों ने किसी ने कहा इंटेलिजेंट तो मैथ सब्जेक्ट रहा है तुम्हारा, तुम आरएस की तैयारी क्यों नहीं करते? उन्होंने आरएस का प्री पास किया 2012 में, मेंस में फेल हो गए, मतलब इंटरव्यू कॉल। उस साल थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया उन्होंने, मास्टर का, उसमें पास हो गए। कारण ये कि ग्राम सेवक में माथापच्ची ज्यादा होती है, मास्टर वाले में पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, ग्राम सेवक में पढ़ने का टाइम, तो सर ग्राम सेवक छोड़ के थर्ड ग्रेड आ गए। 2012 में पुनः आरएस दिया, पुनः प्री पास हुए, मेंस में फिर फेल हुए, सेकंड ग्रेड सेलेक्ट, आरएस में रह गए। बनना आरएस है, उधर तो बनना ही नहीं है, वो तो दे रहे हैं, साथ साथ में हो रहा है। 2013 में पुनः आरएस दिया, इस बार मेंस भी पास किया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस इधर फेल हो गए, उधर फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट। 2016 में वापस आरएस दिया, वापस आरएस में सिलेक्शन हुआ, इस बार आरएस में सिलेक्शन हुआ, पर साथ साथ में उधर कॉलेज लेक्चरर में और सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कॉलेज लेक्चरर छोड़ के बाद में डिप्टी ज्वाइन किया, 56 रैंक है, जेड सिंह करनो, तो आजकल अबू में डिप्टी लगे हुए। तो मैंने देखा कि पढ़ाई के दौरान उनका आरएस में नहीं हो रहा था, पर बाकी वाले सारे कंपटीशन पास कर रहे, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार। मुझे अब भी याद आता है कि बीबीसी सर भी खूब कहा करते थे, उन 10 में हमने प्री पास किया साथ साथ में, तो उन्होंने अपनी सिम चेंज कर ली। मेरे सबको किस्सा कभी आपने यूट्यूब सुना होगा, उन्होंने सिम चेंज की, और सिम चेंज करके अपने पापा को फोन किया, और पापा को फोन करके कहा कि पापा वो मैंने पुरानी सिम बदल दी है, नई सिम ले ली है, क्योंकि पुरानी सिम पे इधर उधर दोस्तों के फोन वोन ज्यादा आने लग गए थे, तो पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, नई सिम ले ली, और ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। पापा ने कहा ये रिपीट करना लास्ट लाइन, कि आपको कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। पापा ने कहा कि इस दुनिया में सारे लोग मर जाएंगे, तू अकेला रहेगा ना, तो भी तेरे से काम नहीं पड़ेगा इस जिंदगी में। पापा रिटायर्ड फौजी, उन्होंने कहा मैंने 50 साल की जिंदगी धूड़ खाई है, तो तेरे से काम पड़ेगा जाके, काम तेरे को पड़ेगा 1 तारीख को पैसे लेने के लिए, तू किसी नंबर से फोन कर देना, मैं कर लूंगा। इसलिए तू गलत फहमियां दूर रखा करके हमें तेरे से कोई काम पड़ेगा, पढ़ाई भी ध्यान दे। तो मैं कई बच्चों को जब कहता हूँ फोन बंद कर दो, तो बच्चे कहते सर घर वालों को काम हो गया, तो मैं अच्छा, अपने इतने बड़े हैं कि घर वालों को अपने से काम होगा, मतलब पापा ने अपनी जिंदगी में इतने मिनख नहीं कमाए कि उनके खुद के काम हो जाए। तो आप यदि बंद भी कर देंगे, आप यदि ईमानदार रहेंगे, पढ़ेंगे, तो सारी चीजें आप ही हो जाएगी। कई लोग सुनो देखो, ये कह रहे हैं कि सर हिस्ट्री में पढ़ तो लेता हूँ, पर थोड़े दिन बाद में ऐसे लगता है कि फलाने राजा की ये रानी थी, फिर दूसरे की दूसरी रानी आ जाती है। इतिहास का मतलब राजाओं की जय पराजय या उनके आपसी संपर्कों का लेखा जोखा। हमने हिस्ट्री को इस लिहाज से बहुत अजीब बना दिया कि हमें लगता है इतिहास का मतलब एक राजा की कितनी रानियां थी, उन रानियों से कितने कितने टाबर हुए, और हम राजा रानियों के नाम याद करते रहते हैं। मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि इतिहास में पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखिए, उनमें युद्धों के क्वेश्चन 10 भी नहीं है। हिस्ट्री लगातार अपने आप को पॉलिटिकल से कल्चरल की तरफ मूव करती जा रही है। प्लीज राजा रानियों के बच्चे के नाम और युद्ध बंद कर दीजिए पढ़ना। जब शुरू सर मैं वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ाने के लिए गया, मैं तैयारी कर रहा था, यूं क्लास में सर ने भेज दिया कि तू पढ़ा ले। मैंने जाके पढ़ाया पहली क्लास के अंदर कि लिखो भूताला का युद्ध, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच। तो बच्चों ने पूछा मेरे से कि सर भूताला कहाँ है और भूताला का युद्ध कब हुआ था? ये दोनों सवाल मुझे नहीं आ रहे। न तो मुझे ये पता था कि भूताला कहाँ है, न मुझे ये पता था भूताला का युद्ध कब हुआ था। मैंने उस बच्चे से पूछा कहाँ है, तो कोई दूसरे थर्ड ग्रेड मार्ट साहब बैठते, उन्होंने कहा सर नागदा के पास में। नागदा के पास में मतलब उदयपुर में। मगर लिख लो भाई भूताला उदयपुर में। सर युद्ध कब हुआ था? यार नहीं पता मेरे को कब हुआ था। एक कोई बच्चा खड़ा, उसने कहा सर 1222 से 1234 के कभी हुआ था। कभी हुआ था मतलब सर गोपीनाथ शर्मा ऐसा लिखते हैं कि एग्जैक्ट सन तो पता नहीं है, पर 1222 से 1234 के आसपास में कभी हुआ था इसके बीच। अगर जब इतिहासकार ही नहीं पता कर पाए कब हुआ था, तो अपने क्यों करना है? तो बच्चों ने कहा टाबर टाबर होता है उनका। नहीं सर फिर भी आप बताओ, एक तो बताओ क्या होता है। 1234 लिख, क्यों 1234 ही क्यों लिखे? मगर याद करने में सिंपल रहेगा, 1 2 3 4। बाकी ये मैं यकीन से जानता हूं, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि भूताला का युद्ध कब हुआ। 70 से ऊपर निकल गए। तो मुझे 2 डाउट आए मन में, या तो पेपर इतना सिंपल है कि सबको 70 आ रहे हैं। अब स्थिति बहुत विकट है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को हमेशा माता जी से अरदास करना चाहिए कि पेपर टफ आए। जिस दिन पेपर सिंपल आएगा ना, पढ़ने वाला मर जाएगा, क्यों उसमें गधे गधे घोड़े सारे बराबर हो जाते हैं। तो मुझे लगा यार कितना सिंपल है, क्या पता मुझे 70 आ रहे हो, पड़ोसी को 75 आ रहे हो, उसको 80 आ रहे हो, तो मर जाएंगे। टफ के अंदर तो आइडिया बैठता है, इसमें तो आइडिया ही नहीं बैठता। या दूसरा ये हो सकता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, तो मुझे 70 आ रहे हैं, बाकी लोग 60-60 आ रहे हैं। तो जैसे एग्जाम खत्म हुआ, मैंने जो सबसे पड़ोस में एक भैया बैठे थे, उनको पूछा क्या पेपर कैसा हुआ? वो भैया बाल वाल उड़े हुए सीनियर भैया, काफी जैसे तुम बता रहे थे भी उस टाइप के कोई भैया, तो मैंने उनको वैसे देख के पूछा इनको एक्सपीरियंस होगा, तो उन्होंने देख के कहा कितना टफ पेपर आया था इस बार।
भैया की भाषा सुन के मुझे लगा कि भैया आपने तो नहीं है, बाहर के हैं, यूपी साइड के रहे होंगे। मैंने भैया टफ तो नहीं था, सिंपल ही था, मेरे तो इतने क्वेश्चन हो रहे थे। तो उन्होंने कहा काहे सिंपल था? कहे हैं राजस्थान में मवेशियों का संख्या कितना है? उस साल क्वेश्चन था राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए। पशुओं की संख्या, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे के पशुपालन वाली तीसरी लाइन है कि राजस्थान में इतने पशु हैं, पर कौन याद करके जाए? अब ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं किया, पर मुझे डर नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि अपने बाकी वाले सारे सही हैं, ये नहीं भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उल्टा तुक्का भी मार देता, गलत भी हो जाता तो भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर भैया के क्वेश्चन हो ही कम रहे थे, इसलिए भैया को लग रहा था कि मवेशियों की संख्या तो आनी। हालांकि मैं बड़ा राजी हुआ कि आरपीसी ने ऐसे-ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि यूपी वालों को डर लगेगा। वो यूपी के भैया थे। अगली बार इलाहाबाद के किसी को किसी सेंटर पे कोई फॉर्म भर रहा होगा तो भैया उसको कहेंगे कि राजस्थान का फॉर्म तो मत भरिए, उधर तो मवेशियों का संख्या पूछ लेते हैं। तुम पूछ दो। ये पूछ रहा है कि सर कई बार पड़ोसी तंग करते रहते हैं। पड़ोसी घर वालों को कहते हैं कि क्यों फालतू में पढ़ रहा है, तो उनका क्या इलाज किया जाए? तेरे पूछ तो इंटेंसिटी थी ना, उससे लगता है कि मैं तेरे को बंदूक दूं, तू गोली मार दे उसको। तो आओ तो इलाज बताओ क्या करना है? साइड में ले खोपड़ा खोल दूं मैं उस आदमी का। नेगेटिव चीजें हर जगह है। मतलब ठीक है,